हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे और उस पर कुछ सवाल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है, क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। कोई भी बॉडी अगर पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो इट विल कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो उसी दिशा में स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी और कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। मतलब उसका वेलोसिटी वेक्टर जो है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, वो बरकरार रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ये सिंपल सी बात न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ऑब्जेक्ट शोज सम इनर्शिया फॉर वेलोसिटी। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को अपन हिंदी में जिद बोल सकते हैं, कि चेंज ना होने की जिद। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज लाने की हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जिद है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बता रहा है। ठीक है, इनर्शिया मींस टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इनर्शिया हम बोल सकते हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट का भी इनर्शिया है, मोशन का भी इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे पड़ा रहना चाहता है, और मोशन में है तो सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहता है। तो इनर्शिया जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी रहती है, बोर्ड एग्जाम में तो तुम्हें ऑब्वियसली वही लिख के आनी है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी shown by any object by virtue of which it resists any change in its velocity vector। या ऐसे बोल सकते हो, it is a property by virtue of which uh, it resists any change in its state of rest या state of motion। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में भी दो बातें हैं। इनर्शिया ऑफ स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर में किसी भी तरह के चेंज को लाने में के अगेंस्ट जिद है, इनर्शिया है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन भी अगर चेंज करना है या वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, दोनों में से कोई एक या दोनों अगर करने हैं तो फोर्स की जरूरत है। ठीक है, तो इनर्शिया के बेसिक एग्जांपल जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अचानक से सडनली ब्रेक मार रही है, तो ब्रेक लगने पे गाड़ी तो रुक जाएगी, बट हमारी जो मोशन है वो गाड़ी के साथ बरकरार थी, तो हमारी मोशन कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से हम तो मूव करते रहेंगे, गाड़ी सडनली रुक गई तो होगा क्या? हमें एक झटका फील होगा, एक जर्क फील होगा। सिमिलरली अगर गाड़ी इनिशियली रेस्ट पे है और अचानक से मूव करना शुरू कर गई तो हम बोल सकते हैं कि हमारी मोशन, हमारी तो स्टेट ऑफ रेस्ट थी, गाड़ी की भी स्टेट ऑफ रेस्ट थी, गाड़ी सडनली मूव करना शुरू कर गई लेकिन हम रेस्ट पे हैं, तो अचानक से फिर से हमें एक जर्क फील होगा। तो इनर्शिया की वजह से, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होता है तो उसे मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमें सडन ब्रेक लगाने पे या सडन एक्सलरेट करने पे एक जर्क फीलिंग आती है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बेसिक बात। अच्छा, अब किस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा और किस बॉडी में इनर्शिया कम? तो इनर्शिया को मेजर करने के लिए, इनर्शिया जस्ट एक प्रॉपर्टी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मेजर करने का, मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली मेजर करने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड मास। मास इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मास। जो बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चेंज लाने में कोई एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए, तो अगर किसी बॉडी में ज्यादा फोर्स चाहिए तो हम बोलेंगे उसमें ज्यादा जिद है चेंजेस लाने के प्रति, तो उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो जिसमें मास ज्यादा उसके अंदर इनर्शिया या जिद ज्यादा वेलोसिटी वेक्टर में चेंजेस लाने के लिए, और जितनी ज्यादा जिद उतना ही तगड़ा फोर्स चाहिए होगा हमें। तो ज्यादा मास वाली बॉडीज को हिलाने के लिए या मूव करती हुई बॉडीज को डायरेक्शन या स्पीड में कोई चेंज लाने के लिए हम मास को कंसीडर करेंगे। ज्यादा मास वाली बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम मास वाली बॉडी पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड एज या इज डिफाइंड एज मास। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से मास डिफाइंड होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है उसको एक सिंपल सी एक लाइन में लिखते हैं इस बात को। मैथमेटिकल कंक्लूजन क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का?
दैट इज सिंपल कि अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो इस बात का मतलब है वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट की जगह जीरो भी हो सकता है, जीरो इज आल्सो अ कांस्टेंट। कांस्टेंट शब्द का मतलब क्या होता है? जो चीज टाइम के साथ ना बदले। ठीक है, तो फोर्स अगर जीरो है तो वेलोसिटी या तो जीरो होगी या कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट है परमानेंट तो एक्सलरेशन जीरो होगी, और इसी बात को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये सब रिवर्स इंप्लीकेशन के साइन है, देखो यहाँ पे ये रिवर्स इंप्लीकेशन, रिवर्स इंप्लीकेशन, रिवर्स इंप्लीकेशन। मतलब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है ऐसा कोई बंदा कह रहा है तो इस बात का मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है एक्सलरेशन जीरो, एक्सलरेशन जीरो का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट या फोर्स जीरो। तो ओवरऑल मुद्दे की बात जो है, जो हमारे सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, वो ये मैथमेटिकल कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन 1 क्या है? दो ब्लॉक्स हैं, सिंपल सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। दो ब्लॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, नीचे ग्राउंड है, 7 kg 10 kg इनके मासेस गिवन है, रेस्ट पे गिवन है। तुम बोल सकते हो परमानेंट रेस्ट है तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। कांटेक्ट फोर्स बताना है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बताना है ऑन 7 kg ब्लॉक ड्यू टू 10 kg ब्लॉक, एक तो इन दोनों के बीच में, और एक 10 kg ब्लॉक पे लगने वाला ग्राउंड की वजह से। तो डायरेक्शन के साथ ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स या कांटेक्ट फोर्स हमें बताना है। ठीक है, फ्रिक्शन की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है, स्लिप करना ही नहीं चाह रहे तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगी भी नहीं। कुछ मेंशन नहीं भी है तब भी हम फ्रिक्शन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे भी नहीं। मतलब सिंपल सा एक रूल है, अगर फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है हम फ्रिक्शन को वैसे भी कंसीडर नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी कोई इस तरह के न्यूटन्स लॉज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस हो चाहे सेकंड लॉ के क्वेश्चंस हो, हमें स्टेप 1 क्या है हमारा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, हर ब्लॉक का अलग एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले 7 kg वाले को देखो। 7 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? नीचे mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg का फोर्स लग गया। mg कितना? मास है 7 और g है 10, g को मैं 10 लेके चल रहा हूं यहाँ पे, तो 70 का mg हो गया। इसके अलावा 10 kg वाला इस 7 kg वाले पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उसे कुछ नाम दे देते हैं n1। ठीक है, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में दिक्कत है एक बार फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो देखो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस वीडियो के अंदर। सिमिलरली 10 kg वाले ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 10 kg वाला ब्लॉक ये रहा, इस पे लगने वाले फोर्सेस, एक तो इसका mg, m है 10 और g भी है 10, तो m इंटू जी हो गया 100 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक ग्राउंड की वजह से इस 10 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग, अपवर्ड पुशिंग लग रही होगी, तो उसको बना दिया n2। और एक ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से डाउनवर्ड एक पुशिंग नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, यही n1, जो 10 kg ने n1 लगाया 7 kg पे, यही इक्वल एंड अपोजिट होके 10 kg पे भी लगेगा। तो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम्स। ग्राउंड का मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ग्राउंड की हमें कोई एनालिसिस या अर्थ की कोई एनालिसिस नहीं करनी है यहाँ पे। तो करेंगे क्या, रेस्ट पे है, तो फॉर 7 kg वाले के लिए टोटल फोर्स जीरो लगा रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। टोटल फोर्स ऑन 7 kg इज जीरो। टोटल फोर्स वेक्टर जीरो करना है, किसी भी एक डायरेक्शन को अपनी पसंद से पॉजिटिव मान लो, मान लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में 7 kg वाले पे नेट फोर्स कितना है? ऊपर की तरफ n1 का फोर्स, नीचे की तरफ 70 का फोर्स, तो n1 माइनस 70 इज द नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, जहां से अपनी n1 की वैल्यू सॉल्व हो गई, n1 इज इक्वल टू 70। ये अपना पहला आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। 7 kg वाले ब्लॉक की वजह से 10 kg वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो है 70, n1 इन दोनों के बीच की नॉर्मल रिएक्शन। अब इसमें डायरेक्शन के साथ आंसर देना है, तो इस n1 को सोचो अपवर्ड कहोगे या डाउनवर्ड कहोगे, तो हम बोल सकते हैं 7 kg की वजह से, सॉरी 10 kg की वजह से 7 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स निकालना है, तो 10 kg की वजह से 7 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला, ये n1 की बात चल रही है जो 10 kg ने 7 kg पे लगाया। सिमिलरली नीचे वाले डायग्राम को देखो, बीच में एक लाइन खींच देते हैं, दोनों डायग्राम्स अलग अलग हैं ये, ठीक है। नीचे वाले डायग्राम को अगर देखते हैं तो उस पर भी टोटल फोर्स जीरो कर देते हैं। टोटल फोर्स ऑन 10 kg इज ऑल्सो जीरो बिकॉज सिस्टम इज एट परमानेंट रेस्ट, या से बोल दो इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना बन रहा है? एक तो n2 का फोर्स है अपवर्ड, और बाकी दोनों जो है n1 और 100 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव कंसीडर होंगे। तो n2 माइनस n1 माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो है, जिससे अपना n2 आ रहा है। n1 अपना ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था ऊपर, तो n1 की 70 वाली वैल्यू जो है उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो यहाँ से बन रहा है n2 इज इक्वल टू 170 न्यूटन्स। ठीक है, तो 170 न्यूटन्स का नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है,
बिकॉज ऑफ ग्राउंड ऑन 10 kg ब्लॉक, ठीक है, एंड ग्राउंड की वजह से 10 kg पे निकालना है या ऑन ग्राउंड निकालना है, ऑन ग्राउंड ड्यू टू 10 kg ब्लॉक निकालना है, तो हम ये बोल सकते हैं यही N2 इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग रहा होगा। तो आंसर नंबर 2 में इसे डाउनवर्ड बोलेंगे, अपवर्ड नहीं बोलेंगे। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लो सभी बच्चे। ऑन ग्राउंड निकालना है ड्यू टू 10 kg ब्लॉक, तो ग्राउंड पे यही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। दिस इज अवर आंसर नंबर 2। तो आई होप क्लियर होगा। बेसिक सवाल है, सिंपली कोई भी कभी भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर आती है तो दैट इज नेट फोर्स जीरो करना है हर ऑब्जेक्ट पे इंडिविजुअली। तो बीच के नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज जो भी फोर्सेस, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो अपना सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फिर से एक सिंपल सवाल, टेंशंस निकालनी है, सभी रस्सियों में कितनी कितनी टेंशन होगी। तो ध्यान से देख सकते हो तुम यहाँ पे एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है। जब तक कुछ भी मेंशन ना हो हम स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस मान के चलते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में बताया। तो यहाँ पे बार में वही रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो ये 3 रस्सी हैं अपने पास, तीनों रस्सियों में कुछ टेंशन मान लेते हैं। इस रस्सी में T1, ऊपर वाली रस्सी को 1 नंबर दे दिया, बीच वाली रस्सी को 2 नंबर दे देते हैं और नीचे वाली रस्सी को 3 नंबर दे देते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे बना लेते हैं, बेटर रहेगा। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? 2 kg वाले पे एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट कितना, मास है 2 और g है 10, तो 2 इंटू 10 हो गया 20। एक इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक T1 की टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक T2 की टेंशन। टेंशन का फोर्स मैंने बताया था हमेशा रस्सी के अलोंग लगता है, स्ट्रिंग के अलोंग लगता है एंड हमेशा पुलिंग होता है, ठीक है। T2 वाली टेंशन अपवर्ड मत बना देना गलती से। 3 kg वाले पे एक अगेन सेकंड स्ट्रिंग कुछ टेंशन लगा रही होगी T2, ये T2 और ये T2 सेम होंगे, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन जब तक वो मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है। सिमिलरली 3 kg का वेट जो होगा वो होगा 3 इंटू जी, दैट इज 30। नीचे वाली स्ट्रिंग इस पे कुछ टेंशन लगा रही होगी, मान लिया T3, यही T3 इक्वल एंड अपोजिट होके ऊपर की तरफ 5 kg पे लग रहा होगा। 5 kg का अपना खुद का वेट कितना है? 50, ठीक है। 5 इंटू जी इज 50, mg इज द वेट, ठीक है। तो 3 अलग अलग डायग्राम है, चाहो तो इन्हें सर्कल कर लो। एक डायग्राम के अंदर ये 3 फोर्स हैं। एक तो इक्वल एंड अपोजिट वाले फोर्सेस को कैंसिल मत कर देना गधों की तरह। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, एक बॉडी पे नहीं लगते हैं। एक बॉडी दूसरे पे लगाती है तो पहली बॉडी दूसरे पे लगाती है तो दूसरी बॉडी पहले पे इक्वल एंड अपोजिट लगाती है। दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर एक बॉडी पे कभी नहीं लगते, तो इसकी वजह से वो कैंसिल कभी नहीं होते। तो T3 और 50 तीसरा डायग्राम ये है। तो ये 3 डायग्राम्स हैं हमारे। इन तीनों डायग्राम्स में नेट फोर्स जीरो करना है, तो बेहद आसान। 2 kg वाले पे F टोटल जीरो किया, 2 kg वाले पे F टोटल जीरो कर दो वेक्टोरियली करने का मतलब ये है बस यहाँ तो सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, ऊपर या नीचे, तो किसी एक डायरेक्शन को प्लस आई कैप या प्लस जे कैप वट कुछ भी मान लो। तो ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ T1 का फोर्स है, नीचे की तरफ T2 और 20 है, तो T1 माइनस T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 3 kg वाले के लिए भी यही कहानी, 3 kg पे टोटल फोर्स को जीरो कर दो, क्योंकि रेस्ट पे है सिस्टम, इक्विलिब्रियम में है, कहीं कोई मोशन नहीं होनी, रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो टोटल फोर्स जीरो किया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में T2 है, नीचे T3 है और 30 का है, तो T2 माइनस T3 माइनस 30। अपवर्ड वालों को पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे वालों को नेगेटिव ले रहा हूं। 5 kg पे टोटल फोर्स जीरो किया फिर से, तो क्या बना, ऊपर की तरफ T3 है, नीचे की तरफ 50 है, तो क्या बोलेंगे T3 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान 3 इक्वेशंस आ गई। तीसरी वाली इक्वेशन से सीधा आंसर आ गया हमारे पास, T3 इज इक्वल टू 50। नीचे वाली रस्सी में टेंशन 50 है, इस T3 को उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, तो यहां से अपने पास आ रहा है T2 की वैल्यू सॉल्व हो रही है। सिंपली T2 इज इक्वल टू 50 प्लस 30 हो जाएगा राइट साइड में जाके, दैट इज 80 न्यूटन्स। 80 न्यूटन्स की टेंशन सेकंड स्ट्रिंग में, न्यूटन लगाना मत भूलना। और इस T2 की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो यहां से T1 सॉल्व हो जाएगा अपना। T1 इज 80 प्लस 20, T2 इज 80, 80 प्लस 20 राइट साइड में जाने के बाद ये बन जाएगा 100 न्यूटन। तो दीज आर अवर आंसर्स। नीचे वाली रस्सी में 50 न्यूटन की टेंशन है, ऊपर वाली रस्सी में 100 न्यूटन की और बीच वाली रस्सी में 80 न्यूटन की टेंशन है। तो बेहद आसान सवाल। आसान सवाल इन्हें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेक्टर्स बन रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स बन रहे हैं, सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से हमें आई कैप जे कैप में खेल खेलना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे
अगर अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे तो हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट रिजॉल्व करने होंगे और अलग अलग डायरेक्शंस में हम टोटल फोर्स जीरो करेंगे। याद है तुम्हें, कोई भी वेक्टर जीरो कब होता है? जब उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो हो और वाई कंपोनेंट भी जीरो हो। तो देखते हैं आगे सवालों में क्या पता लेने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहां पे देखो, फाइंड टेंशंस इन ऑल द स्ट्रिंग्स। 3 स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, तीनों स्ट्रिंग्स को बीच में यहां पे गांठ बांधी हुई है। तो 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, ये लेफ्ट वाली ये अलग और ये वाली अलग। तीनों स्ट्रिंग्स में हमें टेंशन निकालनी है। तो यहां पे हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे? अगर हम केवल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्टेप 1, तो वो तो बेहद आसान है। नीचे की तरफ mg का फोर्स, ऊपर इस रस्सी की टेंशन को कुछ T1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक के इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं तो T1 फटाफट सॉल्व हो गया कि हाँ ऑब्वियसली जी T1 जो है वो mg को कैंसिल कर रहा होगा। तो एक आंसर तो बहुत ही आसान आ गया, आसानी से आ गया, क्योंकि सिस्टम में कोई हलचल नहीं है, कोई मोशन नहीं है, परमानेंट रेस्ट है, इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स जीरो होगा इस m पे। तो T1 की वैल्यू mg सॉल्व होगी, एक आंसर तो आ गया। अब बाकी इन दोनों स्ट्रिंग्स में कितनी टेंशन होगी वो कैसे सॉल्व होंगी? वो तब सॉल्व होंगी जब हम इस बीच वाले जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, जहां पे गांठ बांधी हुई है तीनों रस्सियों की। इस पॉइंट का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अभी देखो पॉइंट है, रस्सी वैसे ही हम मासलेस लेके चलते हैं, लाइट लेके चलते हैं, उसी के अंदर एक जहां गांठ बांधी हुई है उसका एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये मासलेस होगा। तो इस पॉइंट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ही मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स की, लेफ्ट और राइट वाली स्ट्रिंग्स की टेंशन दिखाई देगी, और तभी वो टेंशन दिखाई देंगी फ्री बॉडी डायग्राम में, ऑब्वियसली तभी सॉल्व होंगी। तो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो इस लेफ्ट वाली स्ट्रिंग को बोल देते हैं, इसमें T2 टेंशन है, तो T2 टेंशन इस पॉइंट पे इस तरह से एक्ट कर रही होगी। इस रस्सी में T3 टेंशन है, वो इस तरह से एक्ट कर रही होगी, और ये नीचे जो T1 टेंशन है वो इस तरह से एक्ट कर रही होगी। तो ये अपने 3 फोर्सेस इस पॉइंट पे जहां पे गांठ बांधी हुई है वहां लग रहे होंगे। इस पॉइंट पे टोटल फोर्स जीरो करना है। अब देखो यहां आसानी नहीं है, क्यों? क्योंकि तीनों वेक्टर्स जो बन रहे हैं T1 T2 T3 वो अलग अलग दिशाओं में है, तो हम सिंपली प्लस माइनस की मदद से काम नहीं चला सकते। तो इस पॉइंट के लिए जब मुझे टोटल फोर्स जीरो करना होगा तो क्या करूंगा मैं? टोटल फोर्स वेक्टर जीरो करना है। टोटल फोर्स वेक्टर जीरो करना है, जिसका मतलब है उसका एक्स कंपोनेंट अलग जीरो करना है और वाई कंपोनेंट अलग जीरो करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सी माननी है वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो मैं राइट साइड को एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस मान लेता हूं। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और अपर डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। तुम चाहो तो कोई और भी मान सकते हो। देखो ये रस्सियां जो हैं, ये दोनों स्ट्रिंग, सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, 53 37, तो ये तीसरा एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा बोल सकते हो, ये वाला एंगल। तो तुम चाहो तो एक स्ट्रिंग को एक्स एक्सिस, दूसरी स्ट्रिंग को वाई एक्सिस मान के भी कर सकते हो, कैसे भी। मैथमेटिकल टूल्स हैं हमारे पास, हमारी मर्जी हम किसे एक्स एक्सिस माने किसे वाई एक्सिस, बस ये शर्त है कि दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये एंगल 37 डिग्री है, मतलब मैंने इस छत के पैरेलल एक्स एक्सिस मानी है, तो ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 37 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल 53 है, तो ये वाला एंगल भी 53 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स। टोटल फोर्स जीरो करना है इस पॉइंट पे, तो क्या करना है? एक्स डायरेक्शन में अलग और वाई डायरेक्शन में अलग, क्योंकि कोई भी वेक्टर जीरो कब होता है? जब उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो हो एंड वाई कंपोनेंट भी जीरो हो। तो एफ टोटल के दो कंपोनेंट्स अलग अलग देखेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे। तो टोटल फोर्स का एक्स कंपोनेंट देखते हैं। T1 का क्या कोई एक्स कंपोनेंट है? नहीं, प्योरली नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ये T1, ठीक है। T2 का एक्स कंपोनेंट सोचो लेफ्ट साइड में जाएगा, T2 लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक वेक्टर है, ये वाला एंगल एक्स एक्सिस से इसका 53 डिग्री है, तो ये बन जाएगा T2 cos 53 विद एन नेगेटिव साइन। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ T2 एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ T3 कितना है? T3 cos 37। सिमिलरली जिस साइड एंगल दिया रहता है उस साइड cos कंपोनेंट आता है, बेसिक बातें वेक्टर्स की। इसको जीरो किया एंड दूसरी इक्वेशन भी हाथों हाथ बना लेते हैं। T1 का y कंपोनेंट कितना है? माइनस T1। T1 अपन ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं, बाद में पुट कर देंगे, mg है उसकी वैल्यू। T2 का y कंपोनेंट क्या है? T2 और T3 के दोनों y कंपोनेंट्स अपवर्ड आएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ है दोनों। तो ये वाला एंगल 53 डिग्री दिया हुआ था, तो T2 का साइन 53 कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, तो T2 साइन 53 डिग्री
एंड T1 का साइन 37 ऊपर की तरफ आ जाएगा, T3 साइन 37 इज इक्वल टू 0। सारे फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम 0 इज एंड सारे फोर्सेस के y कंपोनेंट्स का सम 0। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनाई। सॉल्व कैसे करेंगे? cos 53 की वैल्यू 3/5, तो माइनस 3t2/5 प्लस cos 37 की वैल्यू 4/5, तो प्लस 4t3/5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई एंड दूसरी इक्वेशन भी साथ साथ लिखते रहते हैं। T1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, जो हम निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में ही ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से। तो T1 की वैल्यू यहाँ पे mg पुट करी, तो माइनस mg प्लस T2 साइन 53, साइन 53 इज 4/5 प्लस T3 साइन 37, साइन 37 इज 3/5। इसको अभी तक ये साइन 37 cos 37 साइन 53 cos 53 याद नहीं हुआ है, प्लीज जल्दी से जल्दी याद करो। ये ट्राइंगल दिमाग में छाप लो अपने, जिस ये वाला एंगल 37 डिग्री होता है, इसके सामने वाली साइड 3, ये वाला एंगल 53 डिग्री, इसके सामने वाली साइड 4, और ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली 3 4 5 वाला ट्राइंगल जो है ये दिमाग में छपा रहेगा, तो साइन कॉस याद रहेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। 5 का फैक्टर कॉमन निकल के 0 में जा रहा है, और यहां से फर्स्ट इक्वेशन जो अपनी बन रही है वो बन रही है 3t2 इज इक्वल टू 4t3, एंड जो दूसरी इक्वेशन बन रही है दैट इज 4t2 प्लस 3t3 इज इक्वल टू 5mg। तो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आराम से तसल्ली से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करना वीडियो ऑन करके। तो 3t2 एंड 4t3 बराबर है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे t3 की वैल्यू को इस इक्वेशन से उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो t3 कितना है? t3 है 3t2 अपॉन 4 है, ध्यान से देखो इसको, 3t2 अपॉन 4, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। नंबर डाल दें इसको, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है? इक्वेशन 2 में 4t2 प्लस 3t3, 4t2 प्लस 3t3, t3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल रहा हूं, t3 कितना है? 3t2 अपॉन 4, 3t2 अपॉन 4, दिस इज t3 इज इक्वल टू 5mg। तो ये बन गया, एलसीएम लेते हैं, 4 का एलसीएम ले लो, तो ये बन रहा है 16t2 प्लस 9t2 a whole upon 4 is equal to 5mg, जहां से अपना आंसर आ रहा है 16 प्लस 9 इज 25, तो 25t2 इज इक्वल टू, ये 4 राइट साइड में चला जाएगा तो 20mg बन जाएगा, एंड t2 की वैल्यू आ रही है यहां से 4mg/5। 5 का एक फैक्टर मैंने कैंसिल कर दिया मनी मन, 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 5 इज 25। तो एक आंसर ये हो गया। सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन जो है दैट इज 4mg/5, मतलब ये वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है दैट इज 4mg/5। ये आ गया तो t3 भी आ गया। फर्स्ट इक्वेशन से t3 हमें ऑलरेडी पता था, t3 3t2/4 था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t3 इज 3t2/4, 3t2/4 मतलब 3/4 इंटू 4/5mg। t2 की वैल्यू उठा के यहां डाल दी और 4 का फैक्टर कटता हुआ नजर आ रहा है, जिससे t3 की वैल्यू अपनी सॉल्व हो गई। t3 इज कमिंग आउट टू बी 3/5mg। तो दीज आर अवर आंसर्स। अगेन आसान सवाल है, बस वेक्टर कंपोनेंट्स यहां पे लेने पड़े हमें, क्योंकि वेक्टर्स अलग अलग दिशाओं में थे। तो दीज आर अवर आंसर्स। t2 is 4/5mg, t3 is 3/5mg, and t1 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे जो सबसे इजीएस्ट था, दैट वाज t1 इज इक्वल टू mg। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में। मतलब फोर्स वेक्टर जीरो करना है जब भी कभी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है या परमानेंट रेस्ट की सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम का जनरल मीनिंग क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, परमानेंट रेस्ट को तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कहेंगे, परमानेंट रेस्ट में तो वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो भी कांस्टेंट है, अदरवाइज कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब भी हम नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे ये समझते हैं कि सर अगर रेस्ट पे है तभी फोर्स जीरो होगा, मोशन में कैसे फोर्स जीरो हो जाएगा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई चीज जिसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह रहा है कि उसमें फोर्स जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 4 में क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ मास m, इस m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अज्यूम स्ट्रिंग्स एंड पुलीज टू बी लाइट एंड स्मूथ। स्ट्रिंग को भी और स्ट्रिंग और पुली स्मूथ तो हमेशा मान के चलेंगे, लाइट भी मानना है पुली को, यहाँ पे स्ट्रिंग्स को भी लाइट, सब कुछ लाइट। तो स्टैंडर्ड जो अपनी assumptions हैं वो लिखी हुई है यहाँ पे। m की वैल्यू निकालनी है, m कितना होगा? तो काम करने का वही तरीका, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिखेगा, स्टेप 1 इज फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे।
तो 4 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे लगेगा mg, m कितना है 4, g कितना है 10, तो ये हो गया 40। 4 kg के ऊपर लगेगी टेंशन, इस टेंशन को T मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, रस्सी एक ही है, ये पूरी रस्सी घूम फिर के एक ही है, यही लेफ्ट वाली पुली के ऊपर से गई और नीचे उतरी, फिर राइट वाली पुली के नीचे से गुजरी और छत से जाके बंध गई। तो पूरी एक ही स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगी T की। ठीक है, तो अगर इस पुली का FBD बनाएंगे तो नीचे T, यहां T, इस पुली का FBD बनाएंगे तो यहां T, इस पुली का FBD में यहां T, यहां T। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग अलग है, उस स्ट्रिंग में कुछ मान लेते हैं T1 मान लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग भी अलग है, नीचे वाली जो पुली के सेंटर से और ब्लॉक तक बंधी हुई है, इसमें कुछ T2 मान लेते हैं। ठीक है, ये T2, तो इस ब्लॉक पे कितनी लग रही होगी टेंशन, T2 लग रही होगी, और इस ब्लॉक का एक mg लग रहा होगा। ध्यान से देख लो, सभी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं मैंने, पुलीज के भी और ब्लॉक्स के भी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इक्विलिब्रियम में हमें रखना है। इक्विलिब्रियम में रखना है तो 4 kg वाले ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बहुत जल्दी दिख रही है हमें चीजें, ये जो T की वैल्यू है ये 40 के बराबर होनी चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 4 kg ब्लॉक टेंशन की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 40। ऐसे बोल दो, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, T माइनस 40 इज इक्वल टू 0, मीन्स T इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, बट T सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया था, हमें M सॉल्व करना है, M पता नहीं। अब देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ M की अगर हम बात करें तो इस पे भी नेट फोर्स 0 कर देते हैं, इस पे भी टोटल फोर्स अगर 0 करेंगे तो क्या बन रहा है, T2 इज इक्वल टू mg, है ना। T2 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो T2 मस्ट कैंसिल mg। m की वैल्यू सॉल्व करनी है हमें, यहाँ पे m की वैल्यू सॉल्व करनी है तो T2 की वैल्यू चाहिए होगी। T2 जब तक नहीं मिलेगा तो m भी नहीं मिल पाएगा। T2 कैसे मिलेगा, T2 और कहां दिख रहा है, ध्यान से देखो, इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में दिख रहा है। इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करो, ये जिसको मैंने एनसर्कल कर दिया, ये पुली मासलेस दे रखी है, लाइट दे रखी है, तो इस पुली के लिए भी टोटल फोर्स 0 कर देते हैं, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है पूरे सिचुएशन के साथ। और अगर चाहे ये मूव कर भी रही होती तब भी इस पे नेट फोर्स 0 किया जा सकता है, क्योंकि इसकी एक्सलरेशन या मास ही 0 है, ऐसा हम कह दो, इसमें कुछ इनर्शिया ही नहीं है। तो इस पुली के लिए अगर हम टोटल फोर्स 0 करें, पुली पे टोटल फोर्स 0 करेंगे तो क्या बन रहा है, पुली का mg वाला भी कोई फोर्स नहीं है, तो ऊपर 2 टेंशनें लग रही हैं, नीचे एक T2 लग रहा है, तो ऊपर वाली 2T मस्ट कैंसिल T2, जहां से अपना T2 सॉल्व हो गया, क्योंकि T तो अपना ऑलरेडी सॉल्व था, इस T को उठा के यहां डाल दिया तो T2 अपना सॉल्व हो गया। T2 इज कमिंग आउट टू बी 80 न्यूटन्स। जैसे ही T2 सॉल्व हो गया तो इस इक्वेशन से जो अपन ने m मास के लिए बनाई थी, इस इक्वेशन से अपना m सॉल्व हो गया। m इज इक्वल टू T2 अपॉन जी, जी को 10 लेते हुए m की वैल्यू आ रही है 8 kg, दैट इज अवर आंसर। अगर हम m की जगह 8 kg का ब्लॉक लगा दें तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, या तो मूव ही नहीं करेगा, और अगर मूव करा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अगेन एक आसान सवाल जिसमें कोई वेक्टर कंपोनेंट्स का पंगा नहीं, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम्स हमारे बहुत सारे हो गए। इस क्वेश्चन के अंदर तुम बोल सकते हो एक फ्री बॉडी डायग्राम हमारा ये था इस ब्लॉक का, एक फ्री बॉडी डायग्राम इस पुली का था ये वाला, एक फ्री बॉडी डायग्राम नीचे वाले ब्लॉक का, तो टोटल मिला के 4 फ्री बॉडी डायग्राम है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें ये वाला इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम को हमने यूज नहीं किया। अगर कोई T1 टेंशन हमसे पूछ रहा होता इस स्ट्रिंग में तो हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को भी यूज कर लेते और इस पुली पे नेट फोर्स 0 करके T1 की वैल्यू निकाल लेते। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहां पे आगे बढ़ रहा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 गिवन है, ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ, स्ट्रिंग्स एंड पुली आर लाइट। स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट। फाइंड कंडीशन अंडर विच m1 एंड m2 विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, m1 और m2 को इक्विलिब्रियम में रखना है, ये मूव ना करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो वही, कुछ भी सोचने से पहले, इक्वेशन बनाने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। m1 पे एक m1g लग रहा होगा नीचे की तरफ, θ1 और θ2 भी दे रखे हैं, देखते हैं इनका क्या यूज आएगा। और m2 के फ्री बॉडी डायग्राम में m2 लग रहा होगा नीचे की तरफ, m2g। इसके अलावा ये वेज का जो सरफेस है वो m1 पे एक पुशिंग फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का लगा रहा होगा, यहां बना देते हैं उसे, ये n1 नॉर्मल रिएक्शन।
सिमिलरली ये वेज इस M2 पे भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग, तो नीचे बना दो चाहे ऊपर बना दो, इस लाइन के अलोंग बनानी है हमें, इसको N2 बोल देते हैं। इसको भी थोड़ा साफ साफ बना देते हैं, N1 को भी परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग, सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग एक पुशिंग फोर्स N1। ठीक है, इसके अलावा रस्सी भी बंधी हुई है तो टेंशन का फोर्स भी होगा ऑब्वियसली, टेंशन T, टेंशन T। तो ध्यान क्या रखना है बच्चों इसमें, वेज जब भी आए, वेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कंपोनेंट्स हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि मोशन अगर हुई तो कौन सी दिशा में होगी, सोचो वेज के ऊपर ही फिसलेंगे ये दोनों ब्लॉक्स, वेज के ऊपर ही फिसलेंगे, तो हम वेज के अलोंग कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं फोर्सेस के। तो ध्यान से देखो टेंशन का, ये जो M1 के फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस कर रहा हूं मैं, टेंशन तो ऑलरेडी वेज के अलोंग है, नॉर्मल रिएक्शन पूरी की पूरी वेज के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के हम कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं करेंगे, N1 और T को ऐसा का ऐसा रखेंगे, और M1G के हम कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेंगे। M1G का एक कंपोनेंट इस तरह से आ जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा। ये कितने कितनी इनकी वैल्यू होंगी सोचो, ये एंगल θ1 दे रखा है, तो ये M1G जो है ये तो वर्टिकल वाली लाइन के अलोंग लगता है, नीचे ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस θ1, ये 90 माइनस θ1, तो ये वाला θ1, ये θ1 है, तो हम बोल सकते हैं M1G का cos θ1 कंपोनेंट वो ऐसे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, M1G का sin θ1 कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लग रहा होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल दिखे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और उनके परपेंडिकुलर वेक्टर्स को के कंपोनेंट्स लो, रिजॉल्व करो वेक्टर्स को। सिमिलरली यही सेम खेल यहां भी खेलते हैं M2 के लिए, M2 के भी कंपोनेंट ले लेते हैं, M2 इंटू जी के, एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ऐसा M2G का, और एक कंपोनेंट ऐसा, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट होगा ये M2G। ठीक है, तो इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा सिमिलरली वो कैसा बनेगा, M2G sin θ2, और इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज M2G cos θ2। जो नहीं सोच पा रहे बच्चे उनको बता देता हूं फिर से मैं, ये वाला एंगल θ2 था, दिस एंगल इज θ2, तो दिस एंगल इज 90 माइनस θ2, हेंस दिस इज θ2, ये θ2 है, तो mg का cos θ2 उस तरफ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया। तो अब क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हमारे बन चुके हैं, कंपोनेंट्स हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं, आई कैप जे कैप मैं यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिंपली एक डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, दूसरी डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो M1 को देखो अब ध्यान से, फॉर M1 इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो, M1 इक्विलिब्रियम में रखना है, तो सोच के देखो ये N1 जो है ये M1G cos θ1 को संभाल रहा होगा, और ये जो T जो है वो M1G sin θ1 को संभाल रहा होगा, तो सिंपली बोल सकते हैं टेंशन जो होगी वो M1G sin θ1, अगेन नेट फोर्स जीरो कर रहा हूं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाले कंपोनेंट का और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का, और N1 की वैल्यू आ रही है यहां से M1G cos θ1। N1 ऑल्दो किसी ने पूछा नहीं था हमसे, कंडीशन पूछिए किस कंडीशन में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, गिवन क्या है हमें, केवल M1 M2 θ1 और θ2 चार चीजें गिवन है, बाकी कुछ गिवन नहीं है, G तो ऑब्वियसली गिवन होता ही है अगर G की जरूरत पड़ी तो। M2 के लिए सेम कहानी, M2 में इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नेट फोर्स जीरो कर दो, तो ये टेंशन T M2G sin θ2 को संभाल रही होगी, तो T इज इक्वल टू M2G sin θ2, एंड ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है N2 ये M2G cos θ2 को संभाल रही होगी, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। N1 N2 की वैल्यूज तो सॉल्व ही हो गई प्रॉपरली, M1 M2 और θ1 θ2 की टर्म्स में, किसी ने पूछी नहीं थी। टेंशन की वैल्यू अगेन किसी ने नहीं पूछी, बट टेंशन की दो वैल्यूज आ रही है, M1 के इक्विलिब्रियम के लिए टेंशन की ये वैल्यू है, M2 के इक्विलिब्रियम के लिए टेंशन की ये वैल्यू है। अब क्या एक ही रस्सी में दो अलग अलग टेंशन हो सकती हैं क्या, नहीं, ये पूरी है एक ही रस्सी, तो ये दोनों टेंशन सेम होने के लिए कंडीशन क्या आ गई हमारी, सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को उठा के क्लब कर दो, इकट्ठा कर दो, तो ये बन रहा है M1G sin θ1 मस्ट बी इक्वल टू M2G sin θ2। दिस इज अवर कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, या ऐसे बोल दो हमने इक्विलिब्रियम मानते हुए सॉल्व किया इसे, और कंडीशन ये आई, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो हमारी बनाई गई इक्वेशंस गलत हो जाएंगी, हमारी बनाई गई इक्वेशंस गलत हो जाएंगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि उसी को मानते हुए हमने इक्वेशंस लिखी थी। दिस इज आवर आंसर, M1 sin θ1 is equal to M2 sin θ2। दिस इज द कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। आसान सवाल था, आई होप समझ में आया होगा।
आगे बढ़ रहा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, टू बॉल्स ए एंड बी हैविंग मासेस 2m एंड m। ठीक है, बॉल ए का मास 2m दिया हुआ है और बॉल बी का मास m दिया हुआ है। आर केप्ट इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर दोनों बॉल्स बंद हैं। इन कंटेनर की नीचे की विड्थ दे रखी है 9r और बॉल्स के रेडियस भी दिए हुए हैं 3r और 2r। देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी इन रेडियस की। फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस एट ईच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां जहां कांटेक्ट है बॉल्स का वहां वहां हमें नॉर्मल रिएक्शंस निकालनी है। मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये तीन जगह, सॉरी एक आपस में भी कांटेक्ट में है बॉल्स इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इनको नंबर डाल देते हैं कुछ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। इन चारों पॉइंट्स पे हमें नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी है। सिस्टम पूरा रेस्ट पे है, कंटेनर के अंदर जस्ट बॉल्स रखी गई हैं, कोई मोशन नहीं है किसी भी चीज की। तो करेंगे क्या, दोनों बॉल्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और दोनों बॉल्स पे इंडिविजुअली अलग अलग नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में, कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में लेने हैं हम देखते हैं। पहले एफपीडी बनाते हैं। तो दोनों बॉल्स को सबसे पहले सेग्रीगेट कर दो, क्योंकि इस डायग्राम में होच पोच करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। दोनों बॉल्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने सबसे पहले। ठीक है, फ्री कर दिया। अब ये फ्री बॉडी बन गई। फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, फोर्सेस लगा देते हैं इन पे। तो यहां 1 नंबर पॉइंट पे इधर एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर या टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, सर्कल में टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस के अलोंग बोल सकते हो। ये n1 लग रहा होगा। इधर से यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है। 3 नंबर पॉइंट पे दोनों बॉल्स एक दूसरे को पुश कर रही होंगी, धक्का मुक्की चल रही होगी। तो 3 नंबर पॉइंट पे ऐसे n3, यही n3 इक्वल एंड अपोजिट होके बॉल बी पे लग रही होगी n3। ठीक है, n4, 4 नंबर पॉइंट पे इस दीवार के परपेंडिकुलर या इस बॉल बी की टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक पुशिंग फोर्स इस तरह से n4। ठीक है, एक 2 नंबर पॉइंट रह गया अपना। 2 नंबर पॉइंट पे ये नीचे वाले सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज n2। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल रिएक्शंस। इस n2 का इक्वल एंड अपोजिट कंटेनर पे लग रहा होगा। कंटेनर का डायग्राम मैं यहां नहीं बना रहा हूं। n1, n2 और n4 कंटेनर ने लगाए हैं, तो n1, n2, n4 वापस इक्वल एंड अपोजिट होके कंटेनर पे भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपना एफबीडी बन गया। इसके अलावा mg, हाँ mg रह गए। दोनों के मासेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो बॉल ए पे 2m मास है, तो हम बोलेंगे उस पे वेट हो जाएगा 2mg। बॉल बी का वेट हो जाएगा mg। अब देखो हमें क्या करना है, दोनों की इक्वेशंस बनानी है, बॉल ए की भी और बॉल बी की भी। ठीक है, तो तुम देख सकते हो मोस्ट ऑफ दी वेक्टर्स जो हैं वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में या अप डाउन डायरेक्शन में है। तो अपनी हम पसंद की अपनी जो यूजुअल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं वो हम ये मान लेते हैं कि राइट साइड एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है। अब हमें दोनों फ्री बॉडी डायग्राम्स में नेट फोर्स 0 करना है, बॉल ए के लिए भी एज वेल एज बॉल बी के लिए भी। तो दोनों के नेट फोर्स 0 करने के लिए पंगा अड़ेगा। क्या पंगा अड़ेगा, ये जो n3 है, ये n3 ना तो अप डाउन है ना लेफ्ट राइट है, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। अब n3 के कंपोनेंट्स तभी ब्रेक हो पाएंगे जब हमें उसका एंगल मिले कि किस डायरेक्शन में वो लग रहा है। तो n3 वाली जो लाइन है, n3 वाली लाइन कौन सी है, इस 3 नंबर पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगी। नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रही अपनी टेंजेंट, 3 नंबर पॉइंट से गुजरने वाली टेंजेंट है ये। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन मतलब रेडियस। अब दोनों बॉल्स की कॉमन टेंजेंट है तो दोनों का कॉमन रेडियस वाली लाइन भी आएगी। तो इस लाइन के अलोंग ये n3 वाले फोर्सेस लग रहे हैं। अगर हमें इसका एंगल चाहिए लेट्स से हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये वाला एंगल अगर हमें थीटा की तलाश है, ये एंगल थीटा सेम ही होंगे, दोनों एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, तो इस ये थीटा मिलेगा तो हम इक्वेशंस बना पाएंगे। ठीक है, तो ये थीटा इस डायग्राम में कैसा दिखेगा वो हमें सोचना है। थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, थीटा हमें निकालना पड़ेगा, आगे हम तभी बढ़ पाएंगे। तो ये वाला थीटा हम बोल सकते हैं n3 वाली लाइन से हॉरिजॉन्टल का जो एंगल है दैट इज थीटा, मतलब ये थीटा हमें निकालना है। ये थीटा निकालने के लिए सोचो इस 9r का हमें सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, देखो 3 टुकड़े कर देते हैं इस 9r के, ऐसे समझो। एक मैंने बॉल ए के सेंटर से एक परपेंडिकुलर टू द बॉटम सरफेस लाइन खींची, बॉल बी के सेंटर से भी एक परपेंडिकुलर टू द बॉटम सरफेस लाइन खींची, ऐसे बोल दो वर्टिकल लाइनें खींच दी। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस सोचो कितना है, ये डिस्टेंस है, अगर हम बॉल की मदद से सोचें तो ये डिस्टेंस 3r है। यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस, रेडियस जितना हो जाएगा, बॉल ए का रेडियस कितना दिया हुआ था 3r। सिमिलरली
बॉल बी के सेंटर से और पॉइंट नंबर 4 तक का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। ठीक है, तो 9r में से 3r और 2r तो लेफ्ट और राइट के डिस्टेंस है, और बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, यहां से सोचो, बॉल ए का सेंटर, इस पॉइंट पे फोकस करो, इस पॉइंट पे फोकस करो और इस पॉइंट पे फोकस करो। देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल में ये वाली जो साइड लेंथ है, ये लेंथ है 3r, ये लेंथ है 2r, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 5r। इस 5r का कॉस थीटा, इस ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें पता है 5r, तो हम बोल सकते हैं ये लेंथ हो गई 5r कॉस थीटा। तो इन तीनों का सम हमें 9r दिया गया था, तो इस बात से थीटा सॉल्व हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हमें थीटा की जरूरत थी, तो 3r प्लस 5r कॉस थीटा प्लस 2r इज इक्वल टू 9r, ये हमें गिवन है, जहां से हमारा ये बन रहा है 5r कॉस थीटा इज इक्वल टू 4r, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। कॉस थीटा 4/5 कौन से एंगल के लिए होता है, मतलब थीटा हमारा सॉल्व हो गया 37 डिग्री। ठीक है, बिना इस थीटा के हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये थीटा फ्री बॉडी डायग्राम में अड़ रहा था, और जब तक ये थीटा नहीं सॉल्व होगा तो हम फोर्स को कंपोनेंट्स नहीं लिख पाएंगे, कंपोनेंट्स फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इक्वेशंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की नहीं बना पाएंगे। तो अब इतनी मेहनत के बाद ये थीटा सॉल्व हुआ। अब थीटा सॉल्व हुआ है तो बॉल ए एंड बॉल बी की इक्वेशंस लिखते हैं तसल्ली से। तो बॉल ए से स्टार्ट कर रहा हूं, बॉल ए की एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, फिर वाई में लिखेंगे, फिर बॉल बी की एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में। तो एक बार वीडियो पॉज करके यहां पे ट्राई कर सकते हो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं लिखना। बॉल ए की एक्स डायरेक्शन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की इक्वेशन, तो एक्स डायरेक्शन में ये N1 फोर्स पूरा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। इस N3 का cos थीटा कंपोनेंट लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो गया N1 माइनस N3 cos थीटा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। और दोनों भी चेक कर लो, 2mg का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, प्योरली वाई डायरेक्शन है, N2 का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, प्योरली वाई डायरेक्शन है। ठीक है, वाई डायरेक्शन वाली भी लिख देते हैं, हेंस N1 का कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, N2 पूरा वाई कंपोनेंट में है, तो वाई डायरेक्शन वाली N2 पूरा वाई कंपोनेंट माइनस 2mg, और क्या था N3 का साइन थीटा जो कंपोनेंट आएगा वो इस वर्टिकल लाइन के अलोंग आएगा, और N3 नीचे की तरफ है, पॉइंटेड है नीचे और लेफ्ट साइड में, तो नीचे वाला कंपोनेंट जो बनेगा दैट विल बी N3 साइन थीटा माइनस N3 साइन थीटा, माइनस N3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस जो बन रही हैं थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं इसको। ये बन रहा है N1 इज इक्वल टू N3 कॉस थीटा, एक इक्वेशन ये बॉल ए के लिए। दूसरी इक्वेशन बन रही है N2 माइनस N3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2mg। ठीक है, तो बॉल ए की दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। सॉल्व इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि N1 N3 हमें नहीं पता, N1 N2 N3 कुछ भी, किसी की भी वैल्यू नहीं पता, और दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल 3 है, N1 N2 एंड N3, तो सॉल्व यहां से कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो कोई बात नहीं, आगे आते हैं, बॉल बी पे भी यही काम करते हैं और इक्वेशंस इकट्ठी होंगी। टोटल फोर्स ऑन बॉल बी इज इक्वल टू 0, ये करिए, ये किया तो क्या बन रहा है, अगेन एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। एक्स डायरेक्शन में देखो बॉल बी पे N3 का cos थीटा कंपोनेंट जो बनेगा दैट विल बी प्योरली इन एक्स डायरेक्शन, N3 cos थीटा राइट साइड में बनेगा, N4 प्योरली लेफ्ट साइड में है, mg का कोई कंपोनेंट है नहीं, तो नेट कितना बना एक्स डायरेक्शन में, N3 cos थीटा माइनस N4, तो N3 cos थीटा माइनस N4 इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में तो ये इक्वेशन हो गई, एंड वाई डायरेक्शन में क्या इक्वेशन आ रही है बॉल बी की, बॉल बी में N3 का साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, N3 का साइन थीटा ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और N4 कोई रोल प्ले नहीं करेगा वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वो प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो N3 साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन बन रही है वाई डायरेक्शन में N3 साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। जिनके वेक्टर्स कमजोर हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स वाली वीडियो तुरंत देखो, उसके बिना पूरी फिजिक्स गोल हो जाएगी, सर के ऊपर से निकल जाएगी। वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तीन चीजें ऑलमोस्ट हर चैप्टर में तुम्हें बार बार नजर आने वाली है। तो यहां से अपनी तीसरी और चौथी इक्वेशन क्या बन रही है, N4 इज इक्वल टू N3 कॉस थीटा, एक इक्वेशन ये आ गई,
और जो लास्ट इक्वेशन आई, लास्ट इक्वेशन देखो, लास्ट इक्वेशन में सिर्फ n3 वेरिएबल है, तो n3 अपना सॉल्व हो गया। यहां से n3 आ रहा है mg अपॉन साइन थीटा। एक आंसर तो आया। चलो, जो दोनों बॉल्स जहां कांटेक्ट में थी एक दूसरे के साथ, उसे हमने पॉइंट नंबर 3 कहा था। पॉइंट नंबर 3 पे दोनों बॉल्स के बीच में जो आपसी नॉर्मल रिएक्शन है वो सॉल्व हुई सबसे पहले, mg अपॉन साइन थीटा। ये सॉल्व हो गई तो बाकी फटाफट सॉल्व हो गई। इस n3 को उठा के पहली इक्वेशन में पटक दो तो n1 सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर डाल देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और चौथी का नंबर डालने का कोई फायदा नहीं है, आंसर आ ही गया उससे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 n1 बन रहा है n3 इंटू कॉस थीटा, ये n3 है, mg अपॉन साइन थीटा, तो mg अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, mg कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या कॉट थीटा करके भी लिख सकते हो। दिस इज अवर आंसर। n3 आ गया है तो n4 भी आ गया है। n4 भी सोचो वही है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सेम ही है, n3 cos थीटा दोनों की वैल्यू, तो n1 भी यही है, n4 भी यही है। और n2 सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 n2 की वैल्यू बन रही है n3 sin थीटा प्लस 2mg। अब n3 sin थीटा क्या है, n3 को उठा के जैसे ही तुम वहां पुट करोगे तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये साइन थीटा उड़ जाएगा। तो क्या बन गया, n2 माइनस mg इज इक्वल टू 2mg बन गया। n2 माइनस mg अगर 2mg है तो n2 कितना हो गया, 3mg। तो दीज आर अवर आंसर्स। n2 की वैल्यू आ रही है 3mg, n1 n4 की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो देखो कुछ बातें ना हम कॉमन सेंस से भी यहां फील कर सकते थे कि तो n1 n4 इक्वल क्यों आया। देखो ध्यान से, एक बार मैं दोबारा पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं। n1 n4 इक्वल आने की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, अगर तुम इन दोनों बॉल्स का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, अगर तुम इन दोनों बॉल्स का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो ये n3 नाम का फोर्स तो प्रकट ही नहीं होता, दिखता ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, कट जाता। या ऐसे बोल दो, ये इस दोनों बॉल्स का आपसी इंटरनल फोर्स हो जाता, ठीक है, इंटरनल मामला, तो n3 खत्म हो जाता। दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो ये वाला mg और ये 2mg और ये n2, ये सब तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल में कौन बनता, ये n1 बनता और ये n4 बनता। तो हॉरिजॉन्टल में क्या कोई मोशन हो रही है, नहीं हो रही, तो n1 और n4 हेंस इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ये बात हमें कंबाइन करके बड़ी इजीली फील हो रही है। सिमिलरली अगर कंबाइंड डायग्राम में ही एक चीज और फील करके देखो, n3 तो है ही नहीं कंबाइंड डायग्राम में, ये 2mg ये mg, नीचे की तरफ जो फोर्सेज हैं वो 3mg के हैं, ऊपर की तरफ फोर्स n2 का है, तो n2 की जिम्मेदारी है 3mg को संभालना। तो n2 को सॉल्व करने के लिए भी हमें इतनी इक्वेशन बनाने की लोड नहीं थी, हम कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम से सोच सकते थे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, तो n2 की वैल्यू पूछी गई है तो हम बहुत इजीली ओरली आंसर कर सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना है। बाकी ये चीज़ें पता कैसे चलेंगी कि सर कंबाइंड कब देखना है और इंडिविजुअली कब देखना है, तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, आंसर्स निकलने के बाद एक बार दोबारा फील लेने की कोशिश करोगे, ओरिजिनल क्वेश्चन से ये सोचने की कोशिश करोगे कि क्या किसी और तरीके से जल्दी तो नहीं आ सकते थे ये आंसर, तभी धीरे धीरे पता चलेंगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। देखो, केवल तुम यूट्यूब पे अगर वीडियोस देखे जा रहे हो और अपनी क्वेश्चंस की कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, आई विल नॉट एडवाइज सच थिंग्स। तो प्रैक्टिस करो अच्छी किसी भी किताब से, अब या अपने कोचिंग के मटेरियल से बढ़िया प्रैक्टिस करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज केवल ज्ञान बटोरने से या वीडियो सुनने से कुछ नहीं हो, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान तो वैसे भी किताबों में भी लिखा हुआ है, वीडियो देखने की भी क्या जरूरत है, बुक ही पढ़ लो। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। ये वीडियो के इसी के साथ खत्म कर रहा हूं मैं यहाँ पे 6 इलस्ट्रेशंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो अभी की अभी जाओ, प्रैक्टिस करो, तभी कुछ फायदा होगा। अगली वीडियो न्यूटन सेकंड लॉ पे बनने वाली है, उसका इंतजार करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।